आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए गणित शिक्षण शास्त्र के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न आपको आने वाली आपकी जो सीटेट एग्जाम रहेगी दिसंबर 2022 के लिए, तो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे, क्योंकि यहाँ पर आज के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपकी प्रीवियस ईयर में सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए। उनसे आपको पता लगेगा कि भाई किस प्रकार के प्रश्न ऑनलाइन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपको मिलने वाले हैं गणित पेडागोजी से संबंधित। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं, और आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप फर्स्ट टाइम सीटेट देने जा रहे हैं तो गणित शिक्षण शास्त्र के 15 प्रश्न आपके 30 प्रश्नों में से आते हैं। पेपर फर्स्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर 15 प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पर आपको ज्यादा क्वेश्चन मिल पाए इसलिए हमने एक साथ यहाँ पर 50 क्वेश्चन को शामिल इस वीडियो में किया है। तो आइए और बढ़ते हैं इन प्रश्नों की ओर और चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक की धारणाएं, निर्देशीय भाषा या फिर लैंगिक भेदभाव। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 जो क्या लैंगिक भेदभाव। आगे अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से दिखाता है कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर लिया है। तो यहाँ पर कौन सा अभ्यास उपयुक्त तरीके से दिखाएगा कि छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर लिया। मनोगत दो संख्याओं को जोड़ें और सन्निकट उत्तर दें। इंच टेप्स का उपयोग करते हुए एक मेज की लंबाई को नापें। पृथ्वी और सूर्य के बीच सन्निकट की दूरी का अनुमान लगाएं, या आपकी कॉलोनी के बच्चों की लगभग संख्या बताएं। तो देखिए, अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने के लिए बच्चे को एक अनुमान यहाँ पर लगाना है, और वो हो सकता है ऑप्शन नंबर 4 जो कि होगा आपकी कॉलोनी के बच्चों की लगभग संख्या बताएं। यानी कि एक्यूरेट तो नहीं बता सके पर लगभग यहाँ पर संख्या दिखाएं। तो मतलब यहाँ पर बच्चे जो हैं अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल बच्चों में विकसित हो गया है। आगे देखें तो अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर है ऑप्टिमाइजेशन या फिर रटकर याद करना, दृश्यीकरण या फिर है तुलना करना। तो गणितीय प्रक्रिया में रटने को महत्व नहीं दिया जाता है, इसमें रटने का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर समझ के साथ में करना गणितीय प्रक्रिया होती है, जबकि रटकर याद कर लेना नहीं होती है। तो दूसरा विकल्प बन जाता है इस प्रश्न के लिए यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो एक साथ थोड़े से प्रश्न को देखने में आपको समस्या हो सकती है। श्री जावेद गुणजों की अवधारणा कक्षा में आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई है। अब देखिए, उन्होंने जो 3 शिक्षण विधि की योजना बनाई है, पहली है श्याम पट पर 2 के गुणज लिखिए और उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़िए। दूसरा है स्पष्ट करें कि किसी संख्या के अंक के सप्लाव यानी कि गिनती जो है से गुणज बनते हैं। तीसरा है यहाँ पर 2 रुपए के अनेक सिक्के लें और 1 के सिक्के, 2 के सिक्के और 3 के सिक्के आदि के ढेर यहाँ पर बनाएं। तो अवधारणा को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए उन गतिविधियों को सर्वाधिक उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित करने में उनकी सहायता करें। तो यहाँ पर देखिए, अवधारणा को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए सबसे बेहतर क्रम यहाँ पर क्या रहेगा, तो वो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जिसमें है थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। अब हम वापस प्रश्न की ओर चलते हैं और उसको समझिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रम में उन्हें यहाँ पर पहले नंबर पर 1 नंबर पे इसे लागू करना है, 2 नंबर पे दूसरे को ही करना है और इसे 3 नंबर पे लागू करना है। तो देखिए, 2 रुपए के अनेक सिक्के लें और 1, 2 के सिक्के और 3 के सिक्के आदि के ढेर बनाए। फिर उसके बाद किसी संख्या के अंक की सबलाव गिनती गुणज बनाते हैं, ये बताएं बच्चों को। और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा श्याम पट पर 2 के गुणज लिखते जाएं और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ते जाएं। इस क्रम में यहाँ पर शिक्षक मदद ले सकते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, क्षेत्रफल की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर छात्रों से द्विमीय आकारों को अध्यारोपित करने और मापों की तुलना करने के लिए कहना। दूसरा, छात्रों से विभिन्न आकारों का परिमाप ज्ञात करने के लिए कहना। थर्ड है, छात्रों को द्विमीय आकार को छोटे समान टुकड़ों में विभाजित करने के लिए कहना। और फोर्थ है, छात्रों को द्विमीय आकार में इकाई वर्गों की संख्या गिनने के लिए यहाँ पर कहना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की अवधारणा हम बच्चों को पढ़ाने से पहले
कौन सी प्रारंभिक गतिविधि यहाँ पर सबसे उपयुक्त होगी, तो वो होगी छात्रों से द्विमीय आकारों को अध्यारोपित करने और मापों की तुलना करने के लिए कहना। तो यहाँ पर फर्स्ट विकल्प बन जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। चलिए आगे है, दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्याओं का यह गुणधर्म क्या कहलाता है। तो इस गुणधर्म को हम संवरक गुणधर्म, वितरण गुणधर्म या फिर क्रम विनिमय गुणधर्म या फिर साचार्य गुणधर्म, तो इसे हम कहते हैं संवरक गुणधर्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, तो 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या अवधारणा सिखाना और उच्चतर उद्देश्य मापन सिखाना है। दूसरा है गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य परिशुद्ध परिकलन पढ़ाना और उच्चतर उद्देश्य कलन पढ़ाना है। थर्ड है गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान कौशल विकसित करना है। और फोर्थ यहाँ पर है गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य गणितीय भाषा को विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य इबारती प्रश्न हल करना है। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि होगा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान कौशल विकसित करना यहाँ पर रहेगा। आगे देखते हैं, गणित कक्षा में रिक्त स्थान पर बल होना चाहिए गणितीय विषय वस्तु पर, गणितीय प्रक्रियाएं एवं तर्क पर, या फिर गणितीय समस्याएं हल करने पर। फोर्थ है मानक गणितीय कलन विधियों एवं प्रक्रियाओं पर। तो यहाँ पर उत्तर होगा गणितीय प्रक्रियाओं एवं तर्क पर बल होना चाहिए गणित की कक्षा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाता है यहाँ पर प्रश्न का उत्तर। आगे क्वेश्चन आता है, कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं कि 360 और 55 का योग होता है। तो देखिए विद्यार्थी यहाँ पर किस प्रकार से योग यहाँ पर करके दिखाता है 360 और 55 का। तो यहाँ पर उसने जोड़ा है, तो उसने इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ा है कि 5 और 0 5 यहाँ पर हो गया, 6 5 11 का 11 लिख दिया और 3 का नीचे 3 उतार दिया। तो उसने योग यहाँ पर देखिए 3115 कर दिया इस प्रश्न का। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सी अवधारणा को दोहराना सबसे उपयुक्त यहाँ पर रहेगा। जोड़ने का समय, पुनर्समीकरण या फिर सीधी गिनती या 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ या योग, और हम कह सकते हैं एक की संगति। तो यहाँ पर देखिए इस भ्रांति को दूर करने के लिए जो यहाँ पर उपयुक्त होगा वो होगा जोड़ने के समय समूहीकरण जो रहेगा वो यहाँ पर सबसे उपयुक्त होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गणित एक ऐसा विषय जो अधिकांशतः अमूर्त अवधारणा से बना है। दूसरा है गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक सही तरीका होता है। थर्ड है जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते हैं उन्हें भी गणितीय ज्ञान होता है। और फोर्थ है गणित की अधिकांश उपशाखाओं में अंत संबंध होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, ये कथन सत्य नहीं है। हम गणितीय समस्याओं का समाधान अनेक तरीके से कर सकते हैं। गणित में हम कोई भी सवाल को अनेक तरीकों से हल कर सकते हैं, उत्तर हमारा एक ही आएगा यदि हम कोई सी भी विधि अपनाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ समस्या का समाधान तक पहुंचने का एक तरीका नहीं होता है, अनेक होते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के मॉडल से जुड़ा हुआ है जो बच्चों के ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है। तो जीन पियाजे, माइकल कॉल, वैन हेले, बीएफ स्किनर। तो देखिए ज्यामितीय विकास की जब भी बात होगी, ज्यामितीय चिंतन की जब भी बात होगी, तो वैन हेले का नाम सबसे पहले आता है और विकल्प नंबर 3 ही इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। दी गई निम्नलिखित आकृतियों में से वे आकृतियां जो आधा घुमाने पर भी बिल्कुल पहले जैसी ही दिखेंगी वे कौन सी होंगी। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, वर्ग, आयत, समांतर, चतुर्भुज। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो आधा घुमाने पर वैसी की वैसी ही दिखना है ना, आधी यदि हम उनको घुमाएंगे तो वे आकृतियां वैसी ही दिखेंगी। केवल वर्ग और आयत समबाहु त्रिभुज को छोड़कर सभी आकृतियां और केवल समबाहु त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो यदि उन आकृतियों को आधा घुमाएंगे तो यहाँ पर वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज हैं और एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज को छोड़ करके सभी जो आकृतियां होंगी वो आधा घुमाने पर वैसी ही दिखेंगी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर उत्तर।
अगला देखिए, यहाँ पर छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती है, दोपहर के 2 बजे भोजन करती है। उसकी घड़ी की सुइयों में द्वारा उपरोक्त दोनों समय पर बनाए गए क्रमशः कोण यहाँ पर कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम घड़ी का एक उदाहरण लेकर के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए घड़ी यहाँ पर पूरी गोल नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर बजते हैं 9 और यहाँ पर लगभग बजते हैं 2, एक अनुमान से बता रहा हूँ, यहाँ पर बजते हैं 12। तो 12 की सीध में जब बड़ा कांटा रहेगा और 9 की सीध में ये छोटा कांटा रहेगा, तो उस स्थिति में यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बनता है। और इसी प्रकार से इधर हम कोण को देखें तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो समकोण से छोटा बनता है, लेकिन न्यून कोण बनेगा। तो इसमें एक समकोण बन रहा है और एक न्यून कोण बन रहा है। तो यहाँ पर उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि होगा समकोण और न्यून कोण। यानी कि 9 बजे बन रहा है समकोण और 2 बजे बन रहा है यहाँ पर न्यून कोण। ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न समझिएगा, एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है। यानी कि हम कक्षा 3 के बच्चे जो हैं उनसे गणित के अनुसार कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए 1/3 और 2/3 जो कि समान है, और यहाँ पर क्रमशः एडीजी में अगले अक्षर को पहचाने। एक बस में 40 बच्चे बैठते हैं तो 3 में कितने बैठ सकेंगे, और दर्शाइए कि 2 गुणित 3 गुणित 2 के समान है। तो यहाँ पर ये एक्स जैसा है, ये गुणा का निशान है, 2 गुणित 3 और 3 गुणित 2 के समान है। तो देखिए यहाँ पर कक्षा 3 के बच्चों से जहां हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं वो होगा कि 1/3 और 2/3 जो है ये कैसे समान है। मतलब बच्चों को यहाँ पर थोड़ी सी भिन्न की जो समझ है वो थोड़ी सी कमजोर रहेगी कक्षा 3 के अंदर। तो यहाँ पर हर क्लास का अपना एक लेवल है, उसका स्तर होता है, और उसके स्तर के अनुसार ही वहां पर हम बच्चों से अधिगम प्रतिफल की अपेक्षा कर सकते हैं। तो पहला ही विकल्प इस प्रश्न में बन जाएगा यहाँ पर उत्तर ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न आता है, विभाजन पर परिचयात्मक कक्षा में उपयोग करने के लिए किसी शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वाधिक यहाँ पर उपयुक्त होगी। 10 को 2 से विभाजित करने का क्या अर्थ है। यदि मैं 100 पुस्तक को 3 लोगों में बांटने की कोशिश करूं तो मेरे पास कितनी पुस्तक रह जाएंगी। और थर्ड है, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगाता है तो 1 दिन में वह कितना कार्य पूरा होगा। फोर्थ है, आपकी माँ के पास 9 पेंसिल हैं, अब वह आपको, आपके भाई को और आपकी बहन को बराबर पेंसिल देना चाहती है, तो आपको कितनी पेंसिल मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बच्चों की बात करें तो हम विभाजन मतलब कि भाग का परिचय यहाँ पर कक्षा में देने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर हम रणनीति क्या अपना सकते हैं, तो हम यहाँ पर माँ का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि आपकी माँ के पास 9 पेंसिल है, तो वो आपके भाई, आपकी बहन और आपको बराबर पेंसिल देना चाहती हैं। तो यहाँ पर कितनी पेंसिल मिलेंगी, मतलब 3 भाई बहन हैं, खुद बच्चा, उसका भाई और उसकी बहन, तो प्रत्येक को 3-3 मिल जाएंगी। बच्चा इस प्रकार से यहाँ पर कह देगा। तो शिक्षक यहाँ पर समझा सकते हैं कि देखिए 9 को हमने 3 से विभाजित किया तो प्रत्येक को कितना मिला, 3, और वही इसका उत्तर भी रहेगा। इस प्रकार से बच्चों को भाग से परिचय करवाया जा सकता है। और आगे अगला प्रश्न आता है, विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की विफलता का एक मुख्य कारण है कि हमारी आकलन प्रक्रिया किस प्रकार की है। रचनात्मक आकलन को योगात्मक आकलन से अधिक महत्व देती है। दूसरा है, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करती है। थर्ड है, बच्चे के चिंतन की गणितीकरण एवं क्षमताओं की तुलना में कार्य विधिक ज्ञान एवं तथ्यों पर बल देती है। और फोर्थ है, पुनः स्मरण पर आधारित प्रश्नों की तुलना में समस्या समाधान पर बल देती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में हमारा जो उत्तर होगा वो होगा बच्चे के चिंतन के गणितीकरण एवं क्षमताओं की तुलना में कार्य विधि यहाँ पर ज्ञान और तथ्यों पर बल देती है। तो ये विफलता का कारण यहाँ पर बताया है कि हमारी जो आकलन प्रक्रिया है वो बच्चे के चिंतन और क्षमताओं में कार्यविधि ज्ञान एवं तथ्यों पर बल देती है। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर है, एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। और दूसरा है, यहाँ पर एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। थर्ड है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हैं और अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, गणित की अवधारणाओं को पदानुक्रमित
संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ, भाग का गठन व्यवकलन की अवधारणा पर हुआ है, पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है और भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा भिन्नों का गठन जो है दशमलव की अवधारणा पर हुआ है, ये यहाँ पर सही नहीं होगा। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए और यहाँ पर वांछनीय क्रियाकलाप क्या हो सकता है? प्राथमिक स्तर भिन्न की प्रतिदिन अवधारणाओं का कक्षा और कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा है, प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई का परिचय दिए जाना चाहिए। थर्ड है, भिन्न की अवधारणा को केवल विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित करना चाहिए। और फोर्थ है, महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश और हर पृथक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भिन्न की जो अवधारणा है उसको विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ये यहाँ पर क्रियाकलाप जो है ये बहुत ही अच्छा होगा, है ना। और इसके लिए एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हमने बच्चों को एक सेब दिया और एक सेब के हमने 4 टुकड़े कर दिए और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक टुकड़ा जो है वो पूरे सेब का कितना हिस्सा है। तो यहाँ पर बच्चा कहेगा कि वो 4 हिस्सों में से एक हिस्सा है, तो हम कह सकते हैं कि बेटा इसको 1/4 भी हम कहते हैं और बच्चे को यहाँ पर हम भिन्न की अवधारणा से परिचय उसका करा सकते हैं, है ना। हमने 2 टुकड़े दे दिए तो बच्चा कहेगा कि 2 टुकड़े यानी कि पूरे हिस्से में से 4 में से 2 हिस्से, तो यहाँ पर इसका मतलब 1/2 मतलब कि आधा हो जाता है। इस प्रकार से बच्चे को अवधारणाओं से परिचय जरूर करवा सकते हैं। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या वांछनीय नहीं है? तो यहाँ पर क्या वांछनीय नहीं होगा? अवधारणाओं की समझ के आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए। और दूसरा है, एक विलक्षण परीक्षा का प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। देखिए, हम बच्चों का गणित में आकलन की बात कर रहे हैं और जैसे हमें दूसरा विकल्प थोड़ा सा गलत मिलता है हम उत्तर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि दूसरा विकल्प क्या कह रहा है कि एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। तो हम आगे के विकल्पों में टाइम खराब नहीं करेंगे, दूसरे विकल्प को ही यहाँ पर सीधे पकड़ लेते हैं और यही उत्तर भी बनेगा, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरीके का होता है और हर बच्चे की विलक्षण प्रतिभा हो सकती है। तो एक ही प्रतिरूप का यहाँ पर अनुकरण करना यहाँ पर नहीं होगा, तो दूसरा विकल्प इसमें होगा उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानिए और मुक्त सिरे वाले प्रश्न को हमें यहाँ पर देखना है। तो मुक्त सिरे वाला प्रश्न कौन सा हो सकता है? तो मुक्त सिरे का मतलब आप समझते हैं, तो ऐसा प्रश्न जिसके एक से ज्यादा उत्तर निकल के आते हैं वो मुक्त सिरे वाला प्रश्न होता है। मतलब बच्चे यहाँ पर स्वतंत्र हो सकते हैं, कोई कौन सा भी उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे और इसमें यदि सीधे हम जाते हैं तीसरे नंबर के विकल्प को 2 संख्याओं का गुणनफल 36 से बताइए। तो देखिए, यहाँ पर बच्चे कह सकते हैं कि 2 ऐसी संख्याएं बताना है। शिक्षक कह रहे हैं जिनका गुणन करने पर 36 प्राप्त होता है। तो क्या इसका एक ही फिक्स उत्तर है? क्या नहीं है ना। इसके एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं, यानी कि 6 और 6 भी बता सकते हैं, पर 2 अलग अलग संख्याएं नहीं, एक संख्या है। तो यहाँ पर बच्चा जो है 9 और 4 बता सकता है, या फिर यहाँ पर 12 और 3 बता सकता है। बच्चा यहाँ पर 36 और 1 भी बता सकता है। तो देखिए, यहाँ पर एक से ज्यादा उत्तर निकल करके आ रहे हैं, 9, 4, 12, 3, 36, 1। तो यहाँ पर ये मुक्त सिरे वाला प्रश्न बन जाएगा। आगे देखिए, श्री राजू अपनी कक्षा 3 के छात्रों में संख्यात्मक समझ विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगा? तो यहाँ पर एक कंचों से भरी बरनी लेकर छात्रों से अनुमान लगाने को कहें कि उसमें कितने कंचे हैं। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर हम छात्रों में संख्यात्मक समझ विकसित करना चाह रहे हैं और इसके लिए क्रियाकलाप करना है, ठीक है ना। संख्यात्मक समझ विकसित करने के लिए क्रियाकलाप करना है और जो सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगा। छात्रों से एक सीढ़ी गिरने को, चढ़ने को कहें और तीसरा, विद्यालय में कक्षाओं की संख्या के आधार पर छात्रों से पूरे विद्यालय में छात्रों की संख्या का अनुमान लगाने को कहें। और फोर्थ है, छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर सैकड़ा, दहाई और इकाई के रूप में संख्या बनाने को कहें। तो देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों को कंचों से भरी एक बरनी लेकर छात्रों से अनुमान लगाने को कहें कि इसमें कितने कंचे यहाँ पर होंगे। आगे देखिए, घन एक ऐसा त्रिआयामी यानी कि 3D आकृति है जिसकी सभी सतहें फलक एक जैसे होते हैं और निम्नलिखित में से किस आकृति को इस समूह में रखा जा सकता है?
घनाभ को, त्रिभुजाकार प्रिज्म को, चतुष्फलक को या फिर शंकु को, तो इसमें हम रख सकते हैं एक चतुष्फलक को। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्रिभुज के कोणों के बारे में कौन सा कथन सही है, यहाँ पर हमें देखना है। तो देखिए त्रिभुज के बारे में सही कथन तो हम सभी जानते हैं और बहुत छोटी कक्षाओं में मैंने पढ़ा था कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। और आपकी नजर यदि विकल्प पर नहीं गई है तो अब आप देख सकते हैं चौथे विकल्प में ये बात लिखी गई है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो है, यानी कि सभी कोण कितने होते हैं, 3 कोण होते हैं त्रिभुज के, है ना, जितनी भुजा उतने कोण, तो यहाँ पर उसका योग होता है 180 डिग्री। तो उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अक्षरों के उस समूह को पहचानिए जिसमें कोई भी रैखिक सममिति नहीं है। तो देखिए यहाँ पर रैखिक सममिति का मतलब पहले आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कोई भी एक अक्षर लिया, एक्स लिया, और इसको यदि हम एक रेखा से बांटें तो बीच में से हमने यहाँ से एक लाइन खींच दी, तो दोनों तरफ के जो भाग हैं यहाँ पर जो बटे हुए हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, अध्यारोपित हो सकेंगे, यानी कि एक दूसरे को ढक जाएंगे। तो ये एक सममित रेखा हो गई। दूसरा, हम यहाँ पर चाहे इसको ऐसे काटें तो भी यहाँ पर ये सममित रेखा हो जाएगी। पर अब ऐसा कोई ना अक्षर है जैसे कि जिसमें, जैसे मान लीजिए हमने पी को लिया, अब इसको आप बराबर 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते किधर से भी, ना खड़े रूप में, ना ही ऐसे, ना ही ऐसे, क्योंकि दोनों भाग यहाँ पर समान नहीं बटेंगे, यानी कि एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं कर पाएंगे। तो ये इसमें रैखिक सममिति नहीं है। और भी अक्षर हो सकते हैं, तो हमें उस समूह को पहचानना है और वो हो जाएगा दूसरा विकल्प, जिसमें पी क्यू आर तीनों ही अक्षर ऐसे हैं जिनमें कोई भी रैखिक सममिति नहीं है। वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति चिंतन के बारे में सही कथन को चयन कीजिए। दृश्यीकरण एक आधारभूत स्तर है, निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता है, संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है। अब यहाँ पर वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति चिंतन की बात इसमें करना है, और इसमें ए बी या फिर ए सी या फिर बी सी कौन सा इसमें सही है, या फिर फोर्थ है केवल सी। तो देखिए यहाँ पर इन कथनों में विचार करें तो इसमें चयन जो होगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि होगा ए और सी के रूप में। दूसरा विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। आगे आता है अगला प्रश्न, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू नहीं है। तो यहाँ पर आवश्यक पहलू जो नहीं है वो हमें देखना है। विशेष वस्तु एवं सुसंगत शिक्षण प्रक्रियाओं का अंतरिम और सामयिक वितरण, पाठ्यपुस्तक में दिए गए तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना। थर्ड है उचित शैक्षणिक संसाधनों की पहचान करना और उनको कक्षा में सम्मिलित करने हेतु योजना बनाना। फोर्थ है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों में अनुकूलन और बदलाव की संभावना। तो देखिए यहाँ पर इकाई योजना का एक आवश्यक जो पहलू नहीं है वो होगा दूसरा, पाठ्यपुस्तक में दिए गए तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया, कुछ ने 305 लिखा, तो अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर यह बताकर कि यह गलत है और उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे श्याम पट पर सही उत्तर लिखकर, या फिर उनको कॉपी में 10-10 बार सही उत्तर लिखने के लिए देकर, या फिर उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम को समझा करके। तो यहाँ पर बिल्कुल फोर्थ विकल्प हो जाएगा राइट। उनको मूर्त पदार्थों की आवश्यकता है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, कक्षा 2 के हैं, और वो मूर्त चीजों से ही सीखना यहाँ पर पसंद करेंगे, और मूर्त चीजों से उनका अधिगम जो है यहाँ पर जल्दी और अच्छा होगा। आगे देखते हैं, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण के कौन से पहलू विद्यमान है। तो यहाँ पर मानचित्र का अर्थांकन, बिना पैमाने वाले आलेख संकेतों का प्रयोग, पैमाने के अनुसार आलेख खींचना। तो यहाँ पर एबीसी या एबीसीडी या बीसीडी कुछ भी इस प्रकार से विकल्प दिए हैं, तो इसमें हमारा उत्तर बन जाएगा ये ऑप्शन नंबर सेकेंड, जिसमें ए है, बी है और सी है। यानी कि यहाँ पर मानचित्र से संबंधित पहलू जो है मानचित्र का अर्थांकन, बिना पैमाने वाले आलेख संकेतों का प्रयोग, ऑप्शन सेकेंड होगा उत्तर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो यहाँ पर जो भाग नहीं है वो है पूर्णांक, चौपड़, अनुमान लगाना या सममिति,
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर, जो कि होगा पूर्णांक। आगे देखिए, मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जा सकता है? संख्या बोध, भिन्न प्रतिरूप, भिन्न स्थानीय मान आयतन, संख्या बोध प्रतिरूप आयतन, या फिर यहाँ पर संख्या बोध चौपड़ या स्थानीय मान। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए संख्या बोध भिन्न प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है और अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है। तो यहाँ पर ए, बी या सी या फिर ए, बी, तो कौन सा इसमें सही होगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड को, जो कि है यहाँ पर सी वाला। और इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर बोला है सही है? तो ग्रामीण पृष्ठ सी वाला जो है हमारा, सॉरी मैंने बी वाले को पढ़ लिया था, अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है 25 गुणित 18 गुणित 4 की तरह दी गई तीन संख्याओं को गुणा करते समय एक विद्यार्थी निम्नलिखित तरीके से परिकलन करता है। वहां पर 25 गुणित 18 गुणित 4 बराबर 18 गुणित 25 गुणित 4, और देखिए यहाँ पर जो संख्याएं लिखी है वही संख्याएं यहाँ पर लिखिए, सिर्फ 25 को पीछे कर दिया, 18 को आगे कर दिया, और यही यहाँ पर किया था। यहाँ पर उसने कुछ और तरीके से 18 को बाहर गुणा कर दिया, 25 4 का गुणा कर दिया, और यहाँ पर देखिए 18 गुणित 100 किया और बराबर 1800 उसको उत्तर मिला है। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी ने संख्याओं के गुणन के निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्मों का उपयोग किया? क्रम विनिमय एवं वितरण नियम का, या फिर है क्रम विनिमय एवं साहचर्य का, वितरण नियम एवं तत्समक का, या तत्समक एवं साहचर्य का। तो यहाँ पर विद्यार्थी ने क्रम विनिमय एवं साहचर्य का उपयोग किया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की विचार प्रक्रिया के गणितीकरण के अर्थ की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है? बहुत सारी गणित जानना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है, या फिर गणित में अनेक प्रश्नों को हल करने से बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण हो जाएगा, और थर्ड है संख्याओं का उन पर संक्रियाओं का ज्ञान बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है, और फोर्थ है गणित को बच्चे के जीवन अनुभव का और दैनिक जीवन में बातचीत का एक अंश बनाना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो कि होगा गणित को बच्चों के जीवन अनुभवों का और दैनिक जीवन में बातचीत का एक अंश बनाना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है गणित की चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए गणित में आकलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि यहाँ पर उपयुक्त होगी? छात्रों के द्वारा जर्नल लिखना, क्षेत्र भ्रमण, सत्र, अंत परीक्षा, या फिर है विकल्प नीचे है ए, सी, बी, सी और केवल सी, और फोर्थ ए और बी। तो देखिए यहाँ पर जो सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा वो यहाँ पर रहेगा गणित की चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए आकलन की कौन सी विधि यहाँ पर उपयुक्त होगी? तो वो यहाँ पर रहेगी ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिसमें है ए और बी के रूप में, जो कि है ए और बी। चलिए आगे अगला प्रश्न आता है एक प्राथमिक कक्षा के शिक्षिका ने 536 गुणित 18 के अभिकलन को प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने निम्नलिखित 4 प्रश्न के अभिकलन के लिए लिखे और पूछा, जैसे 550 गुणित 10, 530 गुणित 15, 500 गुणित 10, 550 गुणित 20। विचार कीजिए इन चारों अभिकलनों के लिए क्या प्रत्येक का परिणाम 536 गुणित 18 सटीक परिणाम से अधिक होगा या कम? व्याख्या कीजिए और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इस दी गई परिस्थिति के लिए निम्न में से कौन सा न्यूनतम उपयुक्त है? तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर न्यूनतम उपयुक्त होगा? ऐसे कार्य में प्रश्न में जानकारी अपेक्षित है परंतु कोई निश्चित उत्तर नहीं, या फिर इस कार्य से छात्रों में सहभागिता में वृद्धि होगी, गणित की कक्षा में भय मुक्त वातावरण बनाने में सहायता मिलेगी। थर्ड है विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तरों से शिक्षिका को
उनकी विचार प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी। और फोर्थ है, गणित में परिशुद्ध उत्तर अपेक्षित है, इसलिए गणित में अनुमान आधारित प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। तो देखिए, गणित में परिशुद्ध उत्तर अपेक्षित है, इसलिए गणित में अनुमान आधारित प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए, ये न्यूनतम उपयुक्त होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित को पढ़िए, उसके अनुसार उत्तर दीजिए। कुछ अभिकथन दिए हैं। प्राथमिक कक्षाओं में गुणन सिखाने के लिए क्षेत्रफल मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। कारण है, क्षेत्रफल मॉडल एक संबंधित व्यू, एक दृश्य का प्रदर्शन है, छात्रों के गुणन की समझ और विवेचन को प्रोत्साहित कर सकता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, या परंतु आर सही कारण नहीं है ए का, या ए और आर दोनों सही है, आर सही कारण है ए का, ए और आर दोनों सही नहीं है, और ए सही परंतु आर सही नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, आर सही कारण है ए का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ पर उत्तर। आगे देखिए, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है। अभ्यास के लिए ढेर सारे प्रश्न उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों में से सर्वेक्षण का संचालन करवाना, कक्षा में क्विज प्रश्नोत्तरी का संचालन करना, या कक्षा में सामूहिक परिचर्चा का संचालन करना। तो यहाँ पर हो जाता है विद्यार्थियों में सर्वेक्षण का संचालन करवाना, ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है। तो यहाँ पर है, गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करने को उच्च मान देना, अध्यापक का केवल सही उत्तरों को केंद्रित करना, थर्ड है, विद्यार्थियों के द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना, और फोर्थ है, विद्यार्थियों में पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है, विद्यार्थियों के द्वारा की गई त्रुटियों का ज्ञान महत्वपूर्ण स्रोत समझना, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा यहाँ पर उत्तर। गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है, या फिर गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। गणित में अमूर्तीकरण और मानस दर्शन सम्मिलित है, और गणित वास्तविक संसार से जुड़ा है। तो यहाँ पर जो कथन सही नहीं होगा वो होगा कि गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, नहीं, गणित व्यावहारिक जीवन में भी उपयोगी है ना। और आजकल कोई भी काम बिना गणित के नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है। तो देखिए, जो नहीं है वो हमें देखना है। भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच की दूरी का परिकलन करना, यही उपयुक्त नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पर उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर सही कथन जो नहीं है वो हमें देखना है। शिक्षा विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि विभिन्न सूत्रों की खोज करें। दूसरा है, क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुसार अनुमान लगाने से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। थर्ड है, मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिपालन के लिए ग्रिड पेपर लाभदायक साधन हो सकता है। और फोर्थ है, क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति वाले चौपड़ बिछाना या टाइलिंग लगाना। तो उत्तर बनेगा इसमें हमारा यहाँ पर विकल्प नंबर 2, जो कि होगा क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना। तो देखिए, सूत्र पहले पढ़ाना बच्चों को थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही नहीं होगा, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल के मापन से संबंधित। आगे देखिए, शिक्षक ने अपने छात्रों को निम्नलिखित गतिविधियां दी। 25 टाइलों को सभी संभव आयताकार सारणियों में व्यवस्थित कीजिए, और इन गतिविधि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आयतन, क्षेत्रफल, चौड़ाई, क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप, या फिर नमूने, पैटर्न, आयतन, और क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। तो यहाँ पर क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप दूसरा विकल्प बनेगा उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के सिद्धांतों के क्रम का निरूपण करता है, सही क्रम का निरूपण करता है, जैसा कि जोल्टन डेन्स के द्वारा दिया गया है। अब देखिए, लगभग सभी यहाँ पर एक जैसे ही शब्द हैं, बस क्रम बदला हुआ सा है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हम सीधे प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। गतिज सिद्धांत
बोधात्मक परिवर्तन सिद्धांत और गणितीय परिवर्तन सिद्धांत और रचनात्मक सिद्धांत, ये जोल्टन डेन्स के द्वारा दिए गए क्रम का निरूपण रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा इस प्रश्न के लिए यहाँ पर उत्तर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से गणित में कौन से अधिगम प्रतिफल एनसीईआरटी के अनुशंसाओं के अनुसार है कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं से अपेक्षित नहीं किए जा सकते हैं। वित्ता से एक टेबल मेज की लंबाई नापना, दर्शाना कि 2 गुणित 3 और 3 गुणित 2 बराबर है, 1/4 और 3/4 को हल करना, और आकृतियों से बने हुए प्रतिमान या पैटर्न को पूरा करना। तो देखिए यहाँ पर तीसरा विकल्प जो होगा 1/4 और 3/4 का योग करना, यानी कि भिन्नों का योग इसमें दे दिया है, और हम बात यहाँ पर दूसरी कक्षा के बच्चों से कर रहे हैं, तो उनके लिए ये हल कर पाना अपेक्षित नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित पाठ्यचर्या के लिए सही है? स्थिरता प्रदान करने के लिए इसकी प्रकृति स्थायी होनी चाहिए, इसे सुसंगत होना चाहिए, इसे लचीला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ए बी ऐसी और केवल बी है और केवल ए है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर हमारा हो सकता है तीसरा विकल्प, जो कि होगा केवल बी। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है? तो यहाँ पर गणित के प्रति रुचि विकसित करना, अनुमान लगाने की कौशल को पोषित करना, बीजीय कौशल में निपुणता, दिक् स्थान संबंधी समझ को पोषित करना। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है हमारा बीजीय कौशल में निपुणता। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त होगा, क्योंकि हम प्राथमिक कक्षा की बात कर रहे हैं। बीजीय कौशल में निपुणता न्यूनतम उपयुक्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है? नई परिस्थिति ज्ञान के अनुप्रयोग में विद्यार्थियों को समझ बनाने में सहायता करना, दूसरा सक्रिय सहभागिता के द्वारा अधिगम को प्रोत्साहित करना, तीसरा है रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना, फोर्थ है बच्चे के चिंतन को प्रोत्साहित करना। तो देखिए यहाँ पर रटकर याद करना कोई भी गणित के अंदर प्रोत्साहित नहीं करेगा, और यही यहाँ पर सही नहीं है। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से गणित में कौन सी प्रक्रिया न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया है? अन्वेषण, सूत्रीकरण, प्रक्रियात्मक प्रवाह या फिर अनुमानों की रचना। तो प्रक्रियात्मक प्रवाह जो है ये न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, या फिर दूसरा है एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा की जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या होगी, और थर्ड है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते, फोर्थ है अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। तो चौथा विकल्प बन जाएगा यहाँ पर उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे गणित शिक्षण शास्त्र संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।